रखा तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ से आगे जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस फैक्टर, इसको बेटा एन फैक्टर बी कहा जाता है, ठीक है, और इसको एन एफ से लिखा जाता है of in redox reactions या redox reagents. Better to write of redox reagents. अब देखिए, जो भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, और रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स लूज या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ऐसे रिएक्टेंट्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएजेंट्स। और ये जो रेडॉक्स रिएजेंट्स होते हैं बेटा, इनके बारे में दो चीजें हमें और डिस्कस करना बाकी है। एक, उनका वैलेंस फैक्टर क्या होता है, और दूसरा, उनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। लेकिन जब तक ना हमें वैलेंस फैक्टर पहले पता हो तो तब तक बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालना पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस फैक्टर फर्स्ट, उसके बाद ही हम इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि ये वैलेंस फैक्टर है क्या, राइट? आप वैलेंस फैक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएजेंट्स? प्लीज रिमेंबर, आपने इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में वैलेंस फैक्टर समझा हुआ है। वैलेंस फैक्टर क्या होता है वहां पे आपको बताया गया बेटा, एसिड्स के बारे में, ठीक है, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में, और कई एक एग्जांपल जो है रेडॉक्स रिएजेंट्स के बारे में भी दी गई, मगर यहां पे हम उसकी कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। एसिड्स के बारे में आपको बताया गया, वैलेंसी या वैलेंस फैक्टर इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल। बेसिस में वैलेंसी या वैलेंस फैक्टर इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल। और सॉल्ट्स में इट इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज। बट व्हेन इट कम्स टू रेडॉक्स रिएजेंट्स, रेडॉक्स रिएजेंट का वैलेंस फैक्टर जो है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो बेटा एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ए रेडॉक्स रिएजेंट। सो जो भी कोई रेडॉक्स रिएजेंट किसी रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो वो हमेशा वहां पे या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। किसी भी रेडॉक्स रिएजेंट का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इन ए रेडॉक्स रिएक्शन, उसको बेटा बोलते हैं उसका वैलेंस फैक्टर। अब अगर हमें वैलेंस फैक्टर निकालना होगा तो पहले डेफिनेशन लिख दीजिएगा, वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर जिसको मैंने कहा कैसे लिखते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, राइट? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ऑब्लिक गेन्ड per molecule of a redox reagent। कोई भी रेडॉक्स रिएजेंट आप ले लीजिए, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वो रेडॉक्स या रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, तो पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लूज या गेन हो जाते हैं, दैट नंबर इज व्हाट वी कॉल एज द वैलेंस फैक्टर, राइट? अब ये जो वैलेंस फैक्टर है बेटा, जब तक ना आप रिएक्शन पे नजर मारें तब तक वैलेंस फैक्टर बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हां, हमारे पास कुछ स्पेशल रिएजेंट्स होते हैं, जिन स्पेशल रिएजेंट्स के बारे में हमें उनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके बारे में हमें सीधा कभी सवाल पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का वैलेंस फैक्टर क्या होता है इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट का वैलेंस फैक्टर क्या होता है इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वैलेंस फैक्टर क्या होता है इन बेसिक मीडियम, पोटेशियम परमैंगनेट का वैलेंस फैक्टर क्या होता है इन न्यूट्रल मीडियम, राइट? तो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो एग्जांपल्स बेटा हमें एग्जैक्टली याद रखनी पड़ेंगी, और उसके बगैर जो है हम जो बाकी सारे केसेस हैं, जनरल केसेस, वहां पे आपको सीधा रिएक्शन दी जाती है और रिएक्शन में आपको वैलेंस फैक्टर जो है वो पूछा जाएगा। लेकिन एक रिएक्शन में वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाए वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम पहले हम उन स्पेशल केसेस की बेटा बात करेंगे, स्पेशल रिएजेंट्स की बात करेंगे जिनके बारे में आपको अक्सर जाके सवाल पूछा जाता है,
और उसके बाद ही जब आपको ये समझ आएगा कि रिडॉक्स रिएजेंट्स में वैलेंस फैक्टर निकाला कैसे जाता है, उसके बाद हम इसी चीज को बेटा अप्लाई करेंगे कुछ रिएक्शंस पे, जहां पे आप आराम से सीखने की कोशिश करोगे कि एक रिएक्शन में भी एक रिएजेंट का वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल रिएजेंट्स हियर। आई विल बी फर्स्ट टॉकिंग अबाउट KMnO4, राइट, जिसको आप बेटा पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। जब ये रिएक्ट करता है, या तो आप इसको एज KMnO4 लेते हैं बेटा, या तो लेते हैं MnO4 माइनस, राइट। सो वेदर यू टॉक अबाउट KMnO4 और यू टॉक अबाउट MnO4 माइनस, दो में से आप एक की बात करिए, दोनों की बात करिए, एक ही बात होती है, ठीक है। बिकॉज जो आपने KMnO4 बेटा रिएक्ट करना है किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन के दौरान जो पार्ट फिर रिएक्ट करता है वो ये वाला पार्ट करता है, MnO4 माइनस पार्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। सो चाहे आप ये कहें कि मैं KMnO4 का वैलेंस फैक्टर बता रहा हूं, या मैं ये कहें कि MnO4 माइनस का वैलेंस फैक्टर निकाल रहे हैं, एक ही बात है। तो इस रिएजेंट के बारे में जो आपका KMnO4 है बेटा, इसके बारे में आप याद रखिएगा कि ये 3 अलग अलग मीडिया में रिएक्ट करता है, ठीक है। आपका KMnO4 जो है ये रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में भी, ये रिएक्ट करता है बेसिक यानी कि अल्कलाइन मीडियम में भी, बेसिक मीडियम या जिसको आप अल्कलाइन मीडियम भी कहते हैं, और ये रिएक्ट करता है बेटा न्यूट्रल मीडियम में भी, राइट। क्योंकि हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट आपको पीएच के बारे में होता है, आपको पता है कि ऐसे सॉल्यूशंस को न्यूट्रल कहा जाता है जिन सॉल्यूशंस का पीएच होगा 7, ऐसे सॉल्यूशंस को एसिडिक कहा जाता है जिनका पीएच होगा लेस देन 7, और ऐसे सॉल्यूशंस को बेसिक या अल्कलाइन कहा जाता है जिनका पीएच होगा ग्रेटर देन 7। और जहां तक KMnO4 की बात है, एज ए रिडॉक्स रिएजेंट ये रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, या अल्कलाइन मीडियम में भी, और न्यूट्रल मीडियम में भी, राइट बेटा। अब प्लीज रिमेंबर इसका प्रोडक्ट जो है अलग अलग मीडियम में क्या रहता है। जहां तक बेटा एसिडिक मीडियम की बात है, जो आपका KMnO4 है इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैंगनीज 2 पॉजिटिव, राइट। ये इसका प्रोडक्ट रहता है जब आप इसकी बात करते हैं इन द एसिडिक मीडियम। इसी तरह से जब आपका KMnO4 बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है बेटा, इट गेट्स कन्वर्टेड टू MnO4 2 माइनस, ओके, MnO4 2 माइनस। और जब ये रिएक्ट करता है न्यूट्रल मीडियम में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये प्रोडक्ट्स आपको फिलहाल याद रखने हैं, क्लास 12th में आपको ये कंप्लीट एनालिसिस के साथ पढ़ा दिया जाएगा, ये सारी रिएक्शंस बेटा आपको पढ़ा दी जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ आपको बस KMnO4 एज अ रिएक्टेंट और इसका प्रोडक्ट क्या रहता है अलग अलग मीडिया में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में इसका क्या क्या प्रोडक्ट रहता है बेटा, वो आपको समझना है। उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि इसका वैलेंस फैक्टर क्या रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, इन केस ऑफ न्यूट्रल मीडियम, इसका वैलेंस फैक्टर क्या क्या रहता है वो आप समझ लीजिए। पहले देखते हैं एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंस फैक्टर क्या है, ठीक है। देखो ना, अगर मैं एसिडिक मीडियम की रिएक्शन अलग से ले लूं, राइट, अगर मैं एसिडिक मीडियम की रिएक्शन अलग से ले लूं, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है, राइट, जब मैं उसको एसिडिक मीडियम में लेता हूं तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट हुआ किस में, इनटू मैंगनीज 2 पॉजिटिव। अब KMnO4 में आपको पता है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, और यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इजंट इट। सो दैट मीन्स बेटा इस रिएक्शन के दौरान मैंगनीज का चार्ज जो है वो +7 से घटकर +2 तक आ चुका है। डजंट दैट मीन बेटा यहां पे 5 पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, और अगर KMnO4 का यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हुआ बाय 5 यूनिट्स, दैट्स ओनली पॉसिबल जब उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। सो इट सिंपली मीन्स इस रिएक्शन के दौरान KMnO4 ने बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स, +5 इलेक्ट्रॉन्स मींस इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है, राइट। जब इसने यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, एक मॉलिक्यूल ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड पर मॉलिक्यूल, उसी को तो वैलेंस फैक्टर कहा जाता है। तो यहां पे KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर बनता है बेटा 5, राइट। लाइकवाइज आई विल बी टॉकिंग अबाउट KMnO4 की रिएक्शन क्या रहेगी बेटा इन द अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम जिसको आप कहते हो, ठीक है, इन द अल्कलाइन मीडियम। प्लीज रिमेंबर अल्कलाइन मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हुआ था, सो आई कैन राइट इट एज K2MnO4, या फिर उसी को आप लिखते हैं बेटा MnO4 2 माइनस, ठीक। अब देखिए अगर आप यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे दैट्स +7, अगर आप इसमें निकालेंगे बेटा दैट कम्स आउट टू बी +6।
सो दैट मींस इस अल्कलाइन मीडियम के दौरान, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन के दौरान आपका KMnO4 का एक मॉलिक्यूल जो है वो +7 से +6 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि उसका एक पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ। वो कैसे होगा? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, राइट? सो इस रिएक्शन के दौरान इसने एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किया है, +1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इट हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर यहां पे एक मॉलिक्यूल ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है बेटा, तो इसका वैलेंस फैक्टर जो है वो सीधी सी बात है वो रहेगा 1, राइट? तो जैसे K2MnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, वैसे अगर आप MnO4 2- की भी बात करेंगे वहां पर भी उसका होता है +6। ओवरऑल मैंगनीज हैज बीन रिड्यूस्ड from +7 to +6 oxidation state and there has been gain of 1 electron by 1 molecule, तो इसका वैलेंस फैक्टर जो है बेटा that remains 1। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल मीडियम की, राइट? सो KMnO4 जब आप रिएक्ट कराते हैं बेटा इन द न्यूट्रल मीडियम, फाइन, इन द न्यूट्रल मीडियम, तो एक मॉलिक्यूल KMnO4 का वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कन्वर्ट होता है इनटू मैंगनीज डाइऑक्साइड, राइट? यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट था +7, यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। अब खुद ही सोचिए ना, मैंगनीज +7 से +4 में आ चुका है, 3 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं और 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा गेन किया है। चूंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 ने यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, जाहिर सी बात है बेटा इन द न्यूट्रल मीडियम KMnO4 जो होगा उसका वैलेंस फैक्टर रहेगा 3, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट KMnO4 में एसिडिक मीडियम में उसका वैलेंस फैक्टर होता है 5, अल्कलाइन मीडियम में उसका वैलेंस फैक्टर होता है 1 एंड न्यूट्रल मीडियम में उसका वैलेंस फैक्टर होता है 3। मैं इसके लिए कोड आपको बताऊं जो आप याद रखोगे। आपको पता है कि आप जब बास्केटबॉल की बात करते हैं तो उसमें आपकी जो गेम होती है बेटा आप उसको लिखते हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, राइट? NBA, राइट? सो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में कोई प्लेयर ले लीजिएगा, उसकी जर्सी नंबर 315 याद रखिएगा। जर्सी गाव ना के वर्दी या वर्दी, राइट? सो जर्सी नंबर, राइट? सो जर्सी नंबर 315 आप याद रखिएगा। सो ये जर्सी नंबर 315 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का वैलेंस फैक्टर है 3। आप देखिए ना, ये आपका न्यूट्रल मीडियम हो गया, उसका वैलेंस फैक्टर हो गया 3, राइट? इसी तरह से बेसिक मीडियम में उसका वैलेंस फैक्टर होता है 1। ये आपका अल्कलाइन या बेसिक मीडियम भी मैंने आपसे कहा था बेटा, इसको बेसिक मीडियम कहते हैं। सो बेसिक या अल्कलाइन की जब बात करेंगे तो उसका वैलेंस फैक्टर रहता है 1, वो भी आपने देखा। एंड ए जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में उसका वैलेंस फैक्टर जो रहेगा दैट विल बी 5। ओके, सो दैट वाज अबाउट KMnO4। इसका वैलेंस फैक्टर बेटा क्या रहता है इन डिफरेंट मीडिया, न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक। और मैंने आपसे कोड कहा NBA, राइट? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, लेकिन आप उसको क्या रीड करेंगे? न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक। तो जर्सी नंबर 315 मींस वर्दी जो होती है ना, प्लेयर्स की जो यूनिफॉर्म होती है उसको जर्सी भी कहते हैं। सो जर्सी नंबर, हर एक प्लेयर की यूनिफॉर्म पे एक नंबर लिखा होता है, राइट? तो वो जो नंबर उस पे लिखा है बेटा 315। सो न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक 315। न्यूट्रल में 3, बेसिक में 1 एंड उसके बाद आपके पास एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ करता है। ठीक है बेटा? सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिसमें आपने वैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए बेटा कि वैलेंस फैक्टर जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। आई विल बी मूविंग टू एग्जांपल नंबर 2। दिस वाज KMnO4 फॉर मी। ठीक है बेटा? आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका वैलेंस फैक्टर क्या होता है? पहली बात यह है कि इट्स अगेन अ वेरी स्पेशल रेडॉक्स रिएजेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएजेंट, और इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ आप क्लास 12th में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, DNF ब्लॉक एलिमेंट जो आपका चैप्टर है वहां पे आप इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे बस इतना बताऊं मैं बेटा, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ करता है, इट इज स्टेबल ओनली इन द एसिडिक मीडियम। इट एग्जिस्ट्स ओनली इन द एसिडिक मीडियम। और अगर ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है तो जाहिर सी बात है रिएक्ट भी कहां से करेगा? एसिडिक मीडियम ही से तो करेगा। तो जो वर्सेटाइलिटी KMnO4 की थी, ठीक है, जो आपके पास रेंज ऑफ रिएक्शंस KMnO4 का था, न्यूट्रल में भी, एसिडिक में भी, बेसिक में भी, वो चीज आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट में नहीं मिलेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ रिएक्ट करता है इन द एसिडिक मीडियम, राइट? अब देखिए,
पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इन एसिडिक मीडियम, इससे पहले कि हम आगे जाएं मैं पहली स्लाइड पे वापस आ रहा हूं बेटा, जहां पे मैंने आपको वैलेंस फैक्टर जो है निकालने के लिए कहा था। तो यहां पे आपका वैलेंस फैक्टर आ गया था 5, यहां पे आपका वैलेंस फैक्टर आ गया था 1, यहां पे आपका वैलेंस फैक्टर जो है वो आ गया था 3, राइट। वही फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में करके दिया, ये तो पिछली स्लाइड थी, वही हमने नेक्स्ट स्लाइड में करके दिया, मैंने अलग अलग रिएक्शंस आपके सामने रख दी बेटा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे आगे, दैट वाज अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 फॉर यू। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें या फिर Cr2O7 की बात करेंगे, बिकॉज जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है, उसका जो पार्ट रिएक्ट करता है वो ये वाला करता है, ठीक है ना। तो चाहे आप ये कहें कि मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का वैलेंस फैक्टर निकाल रहा हूं, या आप ये कहें कि मैं डाइक्रोमेट आयन का वैलेंस फैक्टर निकाल रहा हूं, एक ही बात है, ठीक है। अब सुनिए, जब भी आपका डाइक्रोमेट Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 दो में से एक की आप बात करेंगे, जब भी ये रिएक्ट करता है बेटा, ये सिर्फ किस में रिएक्ट करता है? इट रिएक्ट्स ओनली इन द एसिडिक मीडियम, बाकी किसी मीडियम में रिएक्ट नहीं करता, राइट। और इसका जो प्रोडक्ट है बेटा वो हमेशा सेम बनता है, दैट इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब खुद समझ लीजिए, यहां पे आपको बेटा वैलेंस फैक्टर जो है वो पूछा गया है, इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, ठीक है। आपको भाई सीधा सवाल पूछा जाता है, द वैलेंस फैक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम इज, या सीधा वैलेंस फैक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज, ठीक है, क्योंकि आपको पता ये सिर्फ एक ही मीडियम में रिएक्ट करता है, दैट्स एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा वो निकालना है। अब देखो ना, चाहे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे या डाइक्रोमेट आयन की बात करेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड से है +6 और प्रोडक्ट साइड से क्रोमियम के ऊपर सीधा चार्ज आ रहा है +3, सो दैट मींस बेटा यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम का है दैट्स +3, राइट। 1 सेकंड इज दैट, मैं यहां से अपना फोकस करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, यहां से लें एक ही बात है, बिकॉज दोनों में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। अब देखिए ना, यहां पे आपके पास एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, और ये 2 के 2 क्रोमियम जो है ये असल में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, लेकिन कन्वर्ट हो चुका है इनटू +3। चाहे प्रोडक्ट साइड से वो ट्वाइस क्रोमियम 3 पॉजिटिव लिखे या ना लिखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, लेकिन जब आपने ये देखा कि प्रोडक्ट साइड से क्रोमियम सिर्फ +3 फॉर्म में है, तो आपने ये खुद एक कंक्लूजन लेना है कि जितना भी क्रोमियम मेरे पास रिएक्टेंट साइड से था वो सारे का सारा बेटा क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। अगर प्रोडक्ट साइड से क्रोमियम का कोई और प्रोडक्ट भी होता, तब जाके हम कह सकते थे कि कुछ पार्ट क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और कुछ पार्ट जो है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मगर वैसा तो है नहीं। मेरे पास क्रोमियम का एक ही प्रोडक्ट दिया है ऑन द प्रोडक्ट साइड, दैट इज +3, सो आई हैव टू एज्यूम कि जो भी मेरे पास बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट था, जो भी मेरे पास डाइक्रोमेट आयन था, वो सारे का सारा सिर्फ किस में कन्वर्ट हुआ? क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। अगर ये सारा सिर्फ क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, अब मुझे देखना है कि इस एक मॉलिक्यूल ने कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे लूज या गेन किया है, ठीक है ना। अब देखो, क्रोमियम यहां पे +6 में था, यहां पे किस में कन्वर्ट हो चुका है? +3 में। दैट मींस एक क्रोमियम एटम जब +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इजंट दैट? बिकॉज जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो +6 से +3 आ चुका है, दैट मींस 3 पॉजिटिव चार्ज उसकी न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। सो 3 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने के बाद उसके पास सिर्फ बेटा उसने, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। सो अगर एक क्रोमियम एटम +6 से +3 में जाते जाते 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आपके एक मॉलिक्यूल में तो 2 क्रोमियम है, सो 2 क्रोमियम बेटा +6 से +3 में जाते जाते 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। सो एक पोटेशियम डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम +6 से +3 में जाते जाते जब 3 और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर गए बेटा, कुल मिला के वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका वैलेंस फैक्टर आपके लिए बेटा बनता है 6। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट माय रिएजेंट नंबर 2, इट वाज पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर इसको बेटा हम कहते हैं डाइक्रोमेट आयन भी, राइट। चाहे आप डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट आयन की बात करेंगे या एज पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक ही बात होती है, इसका वैलेंस फैक्टर बनता है 6। देन आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, that is sodium thiosulfate Na2S2O3, right? चाहे आप सोडियम थायोसल्फेट की बात करेंगे बेटा या फिर आप थायोसल्फेट आयन S2O3 2- की बात करेंगे, एक ही बात होती है। अगेन यहां पे क्या हो रहा है
जो आपका ये S2O3 पार्ट है, ठीक है, S2O3 टू नेगेटिव पार्ट है, असल में यही रिएक्ट करता है, बिकॉज ये जो दो सोडियम आपके पास होंगे बेटा, दे विल बी एज Na पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, जिसकी वजह से इस पे चार्ज आएगा -2, वही मैंने आपके सामने यहां पे लिया S2O3 2-। सोडियम थायोसल्फेट सारे का सारा रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान रिएक्ट नहीं करता, जो पार्ट उसका रिएक्ट करता है वो ये वाला पार्ट है बेटा। तो चाहे आप इस वाले पार्ट की बात करेंगे उसका एन फैक्टर, या पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे एन फैक्टर, एक ही बात हुआ करती है। इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा? यहां पर फिर से आपने याद रखना है कि जो सोडियम थायोसल्फेट है ये रिएक्ट करता है इन ऑल द 3 मीडिया। ये रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। अच्छा ठीक बेटा, अब जाके कौन से मीडियम में इसका क्या प्रोडक्ट बनता है और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहां पे होता है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो आई विल बी टेकिंग लाइक दिस, ये मेरे पास बेटा Na2S2O3 है, या फिर मैं S2O3 2 नेगेटिव की बात करूंगा। ये रिएक्ट करता है इन ऑल द 3 मीडिया। ये रिएक्ट करता है बेटा एसिडिक मीडियम में भी, ठीक है, ये रिएक्ट करता है बेसिक मीडियम में भी, और ये रिएक्ट करता है बेटा इन न्यूट्रल मीडियम में भी, ठीक है। अब देखिए, एसिडिक मीडियम में सोडियम थायोसल्फेट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट, राइट। एसिडिक मीडियम में सोडियम थायोसल्फेट जो है it gets converted into a product what we call as sodium thiosulfate, right? और उसके बाद जो आपके पास अल्कलाइन मीडियम होता है बेटा, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है into बाइसल्फेट HSO4-, और न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है into सल्फेट SO4-2-, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। मैं अब आपके हाथ में ये देता हूं कि आप इन 3 केसेस में वैलेंस फैक्टर जो है फटाफट कैलकुलेट करने की कोशिश करें, राइट। 1 मिनट जो है मैं आपको दे रहा हूं, आप कंप्लीट जल्दी जल्दी से बेटा तीनों केस में मुझे बताइए इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आई विल जस्ट हेल्प यू, मेक इट क्विक। आई होप यू आर डन विथ, लेट्स सी वैलेंस फैक्टर किसका क्या रहेगा, ठीक है ना। अगर आप सोडियम थायोसल्फेट या थायोसल्फेट आयन की बात करेंगे बेटा, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2.5, राइट। आप निकाल के देख भी सकते हैं, 2 सोडियम का चार्ज बनेगा +2, 2 सल्फर का चार्ज बनेगा 2x, 3 ऑक्सीजन का चार्ज बनेगा -6, यू विल पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0। -6 और +2 जो है, सॉरी इट्स 2 है, राइट। सो -6 और +2 जो है दैट विल बी इक्वल टू -4, so twice x will be equal to +4, x will be equal to +4/2, that makes it +2, right? So sodium thiosulfate में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास होगा that will be actually equal to +2, right? अब यहां पे देखिए सोडियम टेट्राथायोनेट में हम कर चुके हैं, इसका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आता था। सोडियम टेट्राथायोनेट में अगर आप यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें that will be +2.5, ओके, दैट विल बी +2.5। वो भी आप देख सकते हैं अगर आप अलग निकालना चाहें। सोडियम टेट्राथायोनेट में 2 सोडियम का चार्ज बनेगा +2, 4 सल्फर का बनेगा 4 टाइम्स x, राइट, 6 ऑक्सीजन का बनेगा -12, पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0 बिकॉज आपका मॉलिक्यूल जो था दैट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट, पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0। -12 +2 हो गया -10, 4x comes out to be +10, x comes out to be 10/4, 10/4 means 5/2, 5/2 means 2.5, राइट। तो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो 2.5 है। अब खुद देखिए ना,
आपके पास यहां पे Na2S2O3 जो है उसमें सल्फर +2 से 2.5 में गया है. दैट मीन देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. एंड यू नो, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस ऑक्सीडेशन. तो यहां पे सोडियम थायोसल्फेट जो है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट्स कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. सो इट हैज बिहेव्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. अब अगर सोडियम थायोसल्फेट इस रिएक्शन में बिहेव कर गया एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो पर मॉलिक्यूल कितने लूज कर रहा है वो देखिए. क्योंकि यहां पे सल्फर +2 में है मगर यहां पे सल्फर +2.5 में है. दैट मींस एक सल्फर ने आधा इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मगर मुझे देखना है पर मॉलिक्यूल कितने लूज हुए. यहां पे एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर थे, सो एक सल्फर भी 2 से 2.5 में गया होगा, दूसरा सल्फर भी 2 से 2.5 में गया होगा. सो एक सल्फर ने भी आधा इलेक्ट्रॉन, दूसरे ने भी आधा इलेक्ट्रॉन लूज किया. सो वैलेंस फैक्टर जो आपके पास आएगा बेटा वो 0.5 प्लस 0.5, दैट मेक्स इट 1. सो एसिडिक मीडियम में जो वैलेंस फैक्टर सोडियम थायोसल्फेट का होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1. ठीक है. लाइकवाइज अगर हम अब आप ये कहेंगे सर यहां से तो मगर 4 सल्फर है, आपको कभी भी फोकस प्रोडक्ट पे नहीं करना, आपका फोकस जो वो रिएक्टेंट पे करना है, बिकॉज ये आपका रिडॉक्स रिएजेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज है गेन कर रहा है. सो आपका सोडियम थायोसल्फेट यहां पे रिडॉक्स रिएजेंट है, इसमें आपको देखना है कि पर मॉलिक्यूल कितने लूज हो रहे हैं. तो चूंकि वहां पे पर मॉलिक्यूल सिर्फ 2 सल्फर एटम्स थे, दोनों सल्फर 2 से 2.5 2 से 2.5 में कन्वर्ट हुए. सो दोनों ने आधा और आधा एक इलेक्ट्रॉन कुल मिला के लूज किया, तो वैलेंस फैक्टर आपके पास आएगा बेटा 1. राइट. देन वी टॉक अबाउट द बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में सोडियम थायोसल्फेट सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका है. राइट. सल्फेट में कन्वर्ट होने का मतलब ये हुआ बेटा मेरा कि यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दैट विल बी +6. यू नो इट इज SO4 -, राइट. तो सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है दैट इज +6, राइट. अब अगर यहां पे सल्फर +6 में कन्वर्ट हो चुका है, यहां पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, दैट वाज +2. लेकिन जब यही सल्फर +2 से +6 में कन्वर्ट हुआ, तो दैट मींस एक सल्फर ने +2 से +6 में जाते जाते 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हैज इंक्रीज बाय 4 यूनिट्स. सो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तभी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है. तो +2 से +6 मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन लॉस्ट पर सल्फर एटम. मगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर थे, तो ये 2 सल्फर एटम जो है जब +2 से +6 में जाएंगे, +2 से +6 में जाएंगे, तो आपके पास हर एक सल्फर जो है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. जब एक सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए पर मॉलिक्यूल, तो 2 सल्फर मेरे पास थे, सो 2 सल्फर कितने लूज करेंगे, 4 + 4, that makes it 8 electrons, right? So that means बेटा आपका एक सोडियम थायोसल्फेट मॉलिक्यूल बेसिक मीडियम में सल्फेट में कन्वर्ट होते हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है. लाइकवाइज लेट्स टॉक अबाउट हेयर. फिर से आपका सोडियम थायोसल्फेट जो है उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है, +2 सॉरी. और अगर आप बाइसल्फेट आयन की बात करेंगे, बाइसल्फेट आयन होता है बेटा HSO4- only, right? This is HSO4-, this is bisulfate ion. अब बाइसल्फेट आयन में अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें, यू नो हाइड्रोजन यहां पे बाउंड होता है टू द ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन का चार्ज रहेगा +1, सल्फर का निकालना है दैट इज X, 4 ऑक्सीजन का चार्ज बनेगा -8, राइट, इज इक्वल टू नेट चार्ज सिस्टम पे है -1. सो -8 + 1 हो गया -7. सो X विल बी इक्वल टू, ये यहां पे आके बनेगा +7, सो -1 + 7, सो X कम्स आउट टू बी +6. वही तो मैं आपसे कह रहा था, जिस तरह से सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, उसी तरह से बाइसल्फेट में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना होता है, दैट इज +6. अब यहां पे सल्फर का +6 हो गया. अब खुद सोचिए, यहां पे आपका सल्फर सोडियम थायोसल्फेट जब न्यूट्रल मीडियम में बाइसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका सल्फर एटम +2 से +6 में कन्वर्ट होते हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. लेकिन मेरे पास तो 2 सल्फर थे पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल 2 सल्फर जब +2 से +6 में कन्वर्ट होंगे, तो दोनों सल्फर 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे बेटा. तो वैलेंस फैक्टर विल बी अगेन इक्वल टू 4 + 4, दैट मेक्स इट 8 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल, राइट. सो दिस वाज सोडियम थायोसल्फेट फॉर यू. मगर प्लीज रिमेंबर, इसकी रिएक्शन जो भी होती हैं ये बिहेव करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट.
हालांकि यहां पे सल्फर अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर का रेंज होता है -2 टू +6, सो ये +2 जो है ये एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट शुड बिहेव बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो तो होता है बेटा, इट कैन शो बोथ द प्रॉपर्टीज, इट कैन शो बोथ द कैरेक्टर्स, मगर ज्यादातर इसकी रिएक्शन जो है वो वैसी है जहां पे ये बिहेव करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। और उन्हीं सारी रिएक्शंस मैंने आपसे कहा इसका वैलेंस फैक्टर जो है वो क्या रहता है। ठीक है, एक ब्रीफ रिवीजन इन सब चीजों के बारे में। KMnO4 सबसे पहला रिएजेंट जो हमने डिस्कस किया, मैंने कहा कि ये तीनों मीडिया में रिएक्ट करता है, एसिडिक में भी, बेसिक में भी, न्यूट्रल मीडियम में भी। और वहां पे मैंने कोड आपसे कहा था NBA जर्सी नंबर 315। सो न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक 315। दैट मींस न्यूट्रल में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बेसिक में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एसिडिक में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। चूंकि KMnO4 सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, सो इट ओनली बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बारे में कल भी हमने बात की है बेटा, इट कैन ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, मैंने कहा कि ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, इसका एक मॉलिक्यूल जो है बेटा वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। सो चूंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में होता है, सो इट कैन ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। इसी तो इसका वैलेंस फैक्टर भी कितना बनेगा, दैट इज 6। लाइकवाइज बेटा आपने सोडियम थायोसल्फेट के बारे में बात करी, सोडियम थायोसल्फेट फिर से रिएक्ट करता है इन द न्यूट्रल मीडियम भी, एसिडिक मीडियम भी, बेसिक मीडियम भी। फाइन, न्यूट्रल भी, एसिडिक भी और बेसिक भी। और इसका वैलेंस फैक्टर जो है बेटा वो भी हमने देखा था, जहां तक एसिडिक मीडियम की बात थी इसका वैलेंस फैक्टर रहा करता था 1, जहां तक बेसिक और न्यूट्रल की बात थी इसका वैलेंस फैक्टर रहा करता था बेटा 8 and 8, राइट। और दूसरी बात मैंने इस रिएजेंट के बारे में कही, इट कैन बिहेव बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, मगर इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो रिड्यूसिंग है, इट मोस्टली बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, सो दैट वाज अबाउट द मॉलिक्यूल नंबर 3, स्पेशल केस नंबर 3, इट वाज सोडियम थायोसल्फेट। I'll be talking about the next one here, example number 4. Let's have hydrogen peroxide, that's H2O2, ठीक है। और आपको पता है बेटा ये बिहेव करता है बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। एंड प्लीज रिमेंबर ये बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑल द 3 मीडियम। यू टॉक ऑफ एसिडिक, you talk of basic, you talk of neutral media, right। जब ये बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है, तब जाके ये हमेशा प्रोडक्ट एक ही बनाता है, दैट्स वाटर। ये हमेशा प्रोडक्ट बनाता है बेटा वाटर, राइट। जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हमेशा बेटा प्लीज रिमेंबर एक ही प्रोडक्ट बना लेता है, दैट्स वाटर, राइट। और अगर वो एक ही प्रोडक्ट बना लेता है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, न्यूट्रल मीडियम में भी, तो इसका वैलेंस फैक्टर जो है हम हर एक सिचुएशन में निकालेंगे। इसका वैलेंस फैक्टर हर एक सिनेरियो में क्या रहता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, मगर वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, दैट्स -2, राइट। अब खुद ही देखिए, यहां पे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन्स हैं जो कि -1 और -1 में है, मगर यहां पे ऑक्सीजन किस में आ चुका है, -2 में आ चुका है। जब ऑक्सीजन -1 से -2 में चला गया तो दैट मींस एक ऑक्सीजन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, मगर पर मॉलिक्यूल तो यहां पे 2 ऑक्सीजन थे। सो 2 ऑक्सीजन जब -1 से -2 में जाएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। सो पर मॉलिक्यूल जब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो वैलेंस फैक्टर बनेगा 2। बेसिक मीडियम में भी वही प्रोडक्ट बना, वैलेंस फैक्टर 2। न्यूट्रल मीडियम में भी वही प्रोडक्ट बना तो वैलेंस फैक्टर 2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब भी बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका वैलेंस फैक्टर हर एक केस में बेटा सिर्फ 2 रहता है। लाइकवाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इट कैन बिहेव बोथ एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल, राइट। और अगर आप इसको एज रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, अगर आप इसको एज रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो प्लीज रिमेंबर एज रिड्यूसिंग एजेंट इसका प्रोडक्ट जो हमेशा बनता है दैट्स ऑक्सीजन। चाहे आप बात करेंगे न्यूट्रल मीडियम की, आप बात करेंगे बेटा बेसिक मीडियम की, आप बात करेंगे एसिडिक मीडियम की, हमेशा चूंकि हमने ऊपर सीक्वेंस लिया है ए, तो हम वही सीक्वेंस यहां पर भी लेंगे बेटा। हम एसिडिक, बेसिक और इसको भी न्यूट्रल ही लेंगे यहां पे, ठीक है, वही सीक्वेंस जो ऊपर हमने ली है। तो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे, इसका प्रोडक्ट हमेशा रहता है सेम, दैट इज ऑक्सीजन। और इन सारी सिचुएशंस में जो वैलेंस फैक्टर है बेटा दैट विल अगेन रिमेन द सेम। लेट्स सी
यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, राइट। और वहां पे दोनों ऑक्सीजन बेटा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज 0। सो जब ये -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ तो एक ऑक्सीजन बेटा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो 2 ऑक्सीजन थे, तो 2 ऑक्सीजन कितने करेंगे बेटा, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, तो इसका वैलेंस फैक्टर यहां पे बनेगा 2। सिमिलरली यहां पर भी तो वही सिचुएशन है, मेरे पास 2 ऑक्सीजन -1 में थे, मगर यहां पे ऑक्सीजन किस में आ चुका है, 0 में आ चुका है। सो एक मॉलिक्यूल के 2 ऑक्सीजन जब -1 से 0 में जाएंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करेंगे, वैलेंस फैक्टर 2। यहां पर भी एग्जैक्टली इसका वैलेंस फैक्टर जो होगा वो रहेगा 2, ठीक है। सो दैट वाज हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर यू, बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन बेटा। सो जब आप बात करेंगे पहली स्लाइड्स की, मैं आपको KMnO4 के बारे में बताऊं, प्लीज रिमेंबर इट शुड बिहेव करा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। उसके बाद हमने बात की थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ये बिहेव करता था एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, ठीक है, ये बिहेव करता था एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। और उसके बाद हमने सोडियम थायोसल्फेट की बात की, ये बिहेव कर सकता है बोथ, मगर ये सारी रिएक्शंस वैसी हैं जहां पे ये बिहेव करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद बेटा हम आज की क्लास में लास्ट वाली एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, टुडेज लास्ट एग्जांपल दैट विल बी एक्चुअली अबाउट दोज मॉलिक्यूल्स जहां पे विद इन द मॉलिक्यूल जो है सिर्फ एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, बल्कि एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे यू टॉक अबाउट Cu2s, क्यूप्रस सल्फाइड इस कंपाउंड को कहते हैं। सल्फर चूंकि बिलोंग करता है बेटा टू ग्रुप 16, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, वैसे सल्फर का भी होता है मेटल्स के साथ -2, अक्सर जाके -2। तो जब यहां पे सल्फर पे चार्ज हुआ -2, तो 2 कॉपर पे चार्ज आएगा +2, दैट मींस पर कॉपर पे चार्ज आएगा +1। चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम डिफाइन होता है, तो यहां पे कॉपर +1 में है। ये स्पीशीज जो है इट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, और जब भी ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, इसका जो कॉपर पार्ट है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2 पॉजिटिव, और इसका जो सल्फर पार्ट है इट गेट्स कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जाके जरा इसका वैलेंस फैक्टर देखें बेटा हम कितना आएगा, ठीक है। यहां से भी वैलेंस फैक्टर क्या आएगा, यहां से भी एनाइन की वजह से भी इसका वैलेंस फैक्टर क्या आएगा। क्योंकि मेरे पास 2 कॉपर थे जो +1 से +2 में कन्वर्ट हुए, दैट मींस आपका एक कॉपर जो है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। जब एक कॉपर ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे कॉपर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। और ये जो आपका सल्फर यहां पे -2 में था, ये सल्फर किस में कन्वर्ट हुआ, SO2 में। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। जब सल्फर -2 से +4 में कन्वर्ट हुआ, तो एक सल्फर ने यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो कुल मिला के अगर एक मॉलिक्यूल का देखा जाए, इसका कैटायनिक पार्ट जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो गया, इसका एनायनिक पार्ट जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो गया। सो एक मॉलिक्यूल ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, सो 2 कॉपर एटम की वजह से 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, और एक S2 नेगेटिव की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए। टोटल वैलेंस फैक्टर इसका बनेगा बेटा 2 + 6, दैट विल मेक इट 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऐसा ही केस आपके पास है, दैट इज बेसिकली आयरन पाइराइट FeS2। ये एक स्पेशल केस है बेटा जहां पे आपके पास सल्फर जो है इसका इस कंपाउंड में, ये आपको याद रखना है, इसका इस कंपाउंड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। जब सल्फर का -1 हुआ तो 2 सल्फर के ऊपर चार्ज कितना होगा, -2, उसकी वजह से आयरन पे यहां पे चार्ज आता है +2, ठीक है। और जब ये आयरन पाइराइट किसी रिएक्शन में हिस्सा लेता है बेटा एज रिड्यूसिंग एजेंट, हमेशा फिर से याद रखें इट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका आयरन 2 पॉजिटिव पार्ट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयरन 3 पॉजिटिव, और इसका सल्फर वाला पार्ट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड टू SO2, ठीक है। अब देखिए ना, यहां पे आपका आयरन +2 में था, प्रोडक्ट साइड से किस में कन्वर्ट हुआ, +3 में। दैट मींस आयरन की वजह से वैलेंस फैक्टर रहेगा 1, लेट मी कॉल दैट एज NF1, राइट।
इसको मैं कहूंगा यहां पे NF2। सिमिलरली यहां पे सल्फर जो था वो -1 में था, मगर यहां पे सल्फर देखिए बेटा वो +4 में आ चुका है। जब सल्फर -1 से +4 में कन्वर्ट हुआ तो एक सल्फर ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हुआ है। जब एक सल्फर ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो इसका वैलेंस फैक्टर जो यहां पे रहेगा दैट विल बी 5 बिकॉज ऑफ 1 सल्फर। मगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर थे जो -1 से +4 में कन्वर्ट होते होते 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे बेटा, तो वैलेंस फैक्टर बिकॉज ऑफ सल्फर जो रहेगा दैट विल बी 10। कुल मिला के अगर आप देखेंगे इन दोनों का सम वो इसका वैलेंस फैक्टर बनेगा 1 + 10 दैट मेक्स इट 11। तो इस कंपाउंड का वैलेंस फैक्टर जो होगा वो 11 रहेगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल फॉर द डे इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज आर्सेनिक सल्फाइड As2S3। ठीक है, फिर से ये बिहेव करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली और इसके 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो आर्सेनिक का वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आर्सेनेट ASO4 3- या -3 और आपका सल्फर जो है बेटा वो यहां पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू सल्फेट। ठीक है, ये मैं आपको होम टास्क दे रहा हूं, यहां पे प्लीज याद रखिएगा सल्फर होता है -2 में, सो 3 सल्फर के पे टोटल चार्ज बनेगा -6, उसकी वजह से 2 आर्सेनिक पे टोटल चार्ज आएगा +6, मगर पर आर्सेनिक चार्ज जो आएगा दैट विल बी +3। ओके, पर आर्सेनिक चार्ज आएगा +3। अगर आप वैसे नहीं करते आप वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे आप फॉर्मूला निकालते थे बेटा। ठीक है, आपके पास 2 आर्सेनिक का बनेगा ट्वाइस ऑफ x, 3 सल्फर का बनेगा -6, पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0, राइट, put the result equal to 0, so twice x will be equal to +6, so x will be equal to +6 by 2, that makes it +3। so arsenic यहां पे +3 में है, सल्फर यहां पे -2 में है, यहां पे आर्सेनिक देखिए, यहां पे सल्फेट देखिए, इसकी वजह से वैलेंस फैक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, इसकी वजह से वैलेंस फैक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, जो टोटल वैलेंस फैक्टर इसका बनेगा दैट विल बी NF1 प्लस वी हैव NF2, राइट। आप मुझे टेक्स्ट करेंगे उस बारे में ऑन माय व्हाट्सएप कि इसका वैलेंस फैक्टर आपका क्या निकला। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एक्चुअली लुकिंग एट टुमारो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।